यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली 3.5 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न जो दिए हुए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 में इस तरीके के प्रश्न को हल किया है। बस वहाँ पे क्या दिया हुआ था, हल संगत होगा या असंगत होगा, इस तरीके के दिए हुए थे, या वहाँ पे समांतर होगा, या कह सकते हैं कि प्रच्छेद करेगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम लोग प्रश्नावली 3.2 में देखे थे। उसी तरीके का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेंगे कि अद्वितीय हल कब होता है और कोई हल नहीं होगा, या वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब ये होते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, वो पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे मुझे केवल देखना है कि a1 बटे a2 बराबर अगर v1 बटे v2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 अगर आ रहा है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर आपके पास में इस तरीके का मिल रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे v2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये कंडीशन मिल रही है तो कहेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसकी तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपका a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू v1 बटे v2 अगर मिले, केवल हमें दो ही देखना है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू v1 बटे v2। अगर ये कंडीशन आपको मिल रही है तो आप कहेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जब प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल किया था तो वहाँ पे यही दिया हुआ था आपका, ये दोनों जो दिए हुए थे ये संगत हल के लिए थे और ये जो दिया हुआ था वो असंगत हल के लिए था। और इसी तरीके से ये अगर कंडीशन आ रही है तो हम कहेंगे कि दोनों जो रेखाएं होंगी या समीकरण जो दिए हुए हैं उनके रेखाएं होंगी या आलेख होंगे वो समांतर होंगे। इसमें जो दिया हुआ था वो संगामी होंगे या संपाती होंगे, संपाती होंगी बल्कि कहेंगे हम। संगामी आपका दूसरा हो जाता है। संगामी मतलब जो एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं जब एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तो उसे हम संगामी कहते हैं। जबकि संपाती जो होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा या तीसरी रेखा, इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं एक ही रेखा पर पड़ती हैं तो उसे हम संपाती कहते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन आती है तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू v1 बटे v2, तो वहाँ पर रेखाएं जो होती हैं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, तभी वहाँ पे अद्वितीय हल होता है। रही बात यहाँ पे प्रश्न में ये बताना है आपका कि कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। अगर अद्वितीय हल होंगे तो उसको कह रहे हैं कि वज्रगुणन विधि से आप इसको हल करिए। तो वहाँ पर भी हम समझ लेंगे कि वज्रगुणन विधि कैसे लगाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसको ध्यान समझ लेंगे आप। ऐसे लिख देंगे x बटे फिर y बटे और फिर 1 बटे, हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, जब x बटे लिखना है मुझे तो x के एलिमेंट को यहाँ छोड़ देना है, यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। अब हमारा देखिए b1, y का गुणांक क्या है b1, v1 को हम c2 से गुणा करेंगे। ध्यान से देखेंगे b1 यहाँ चिन्ह भी लेना है, चूंकि प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है तो प्लस प्लस का गुणा आपका प्लस ही रहेगा। तो v1 c2, b1 c2, फिर हमें माइनस लगाना है, फिर इसको गुणा करना है। यहाँ भी चूंकि प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा। b2 c1, b2 c1 कर लेंगे, x बटे हो गया। अब जब हम y बटे लिखेंगे तो y को मुझे हटा देना, अटक लेना है, और पहले हम इधर से चले थे, अब मुझे इधर चलना है, यानी a2 c1 माइनस
A1 C2 और जब 1/, लिखना होगा तो हमें C वाले गुणांक को हटा देना होगा। फिर हमें सीधा चलना होगा A1V2 माइनस A2V1। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालनी है मुझे तो x बराबर ये उठा के हम यहाँ ले आएंगे, तो V1C2 माइनस B2C1 बटे A1B2 माइनस A2B1। तुरंत आपका x का मान मिल जाएगा। इसी तरीके से y का मान आपका होगा A2C1 माइनस A1C2 बटे A1V2 माइनस A2V1 और यहाँ पे तुरंत आपका x y का मान मिल जाएगा। इसी को बजगुणन विधि कहते हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। इसको ध्यान से समझ करके अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। बड़े आसानी से हम लोग हल कर लेंगे क्वेश्चन को। देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्न समीकरणों में ये बताना है। यहाँ पे तो पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है x माइनस 3y, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप चाहें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं -0 या +0, जो भी करना चाहें, बराबर यहाँ पे 0 है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण की बात करें तो 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अगर हम तुलना करते हैं इनको संगत समीकरणों से, किसकी तुलना, a1x प्लस v1y प्लस C1 बराबर 0 एवं दूसरे समीकरण की बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो जैसे ही यहाँ पे हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे a1 की वैल्यू मिलती है 1, क्योंकि x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। इसी तरीके से b1 की जो वैल्यू है वो मिलती है -3 और c1 की जो वैल्यू है वो मिलती है 0। ऐसे ही a2 की वैल्यू आपकी 3, v2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2। यहाँ देखने पर हमें क्या पता चलता है कि जब हम a1 बटे a2 करते हैं तो मुझे 1/3 मिलता है, क्योंकि 1/3 कॉमा। ऐसे ही b1 बटे v2 अगर हम करते हैं तो भी आपका -3 बटे -9, अर्थात इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 × 9 3, 3 × 3 9 और माइनस माइनस कैंसिल 1/3 ये भी आ गया। लेकिन जैसे ही हम c1 बटे c2 करते हैं तो 0 को -2 से भाग करेंगे तो ये 0 ही मिलेगा। तो 1/3 यानी कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर है v1 बटे v2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। और अगर ये कंडीशन आती है तो आप देख रहे हैं जो अभी बात किया हम लोगों ने, a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः इसका कोई हल नहीं होगा। तो अब जब कोई हल नहीं होगा तो आगे मुझे इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी यही आपका आंसर हो गया। जो इन्होंने पूछा था कि कोई हल होगा या नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा इसका। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि 2x प्लस y बराबर 5 है। तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये कर देंगे हम -5 बराबर 0। और जो हमारा दूसरा समीकरण है वो है 3x धन 2y और यहाँ पे 8 इधर दिया हुआ है, इधर ले आएंगे तो -8 बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से पहला और दूसरा समीकरण हमने नोट कर लिया है। यहाँ भी हमें कंपेयर करना है, तुलना करनी है इसी तरीके से। और तुलना करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 2 मिलेगी, b1 की वैल्यू 1 मिलेगी गुणांक, और c1 की वैल्यू यहाँ पे -5 मिलेगी। इसी तरीके से तुलना करेंगे। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3 होगी, b2 की वैल्यू आपकी 2 होगी और c2 की वैल्यू आपकी -8 होगी। तो हम यहाँ पे a1 बटे a2 जब निकालेंगे तो 2/3 मिलेगा और हम b1 बटे v2 निकालेंगे तो 1/2 मिलेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मुझे तीसरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे v2। अगर ये कंडीशन है
तो अतः इसका एक हल होगा, यानी इसका हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा? इसमें अद्वितीय होगा, यानी यूनिक हल होंगे इसके। तो यहाँ पे पता चल गया कि अद्वितीय हल है। तो प्रश्न में कहा था कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति होगी तो इसको वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है, यानी इसको मुझे आगे बढ़ना है, अभी वज्र गुणन विधि लगानी है। तो यहाँ लिख लेंगे हम वज्र गुणन विधि। ये कौन सी विधि है? जो अभी हमने चर्चा किया था कि इसको लिख देते हैं x बटे y बटे और 1 बटे। अब यहाँ ध्यान देना, देखिए यहाँ पे कोई जो आपका दिया x बटे लिखना है तो आपको ढक लेना है ऐसे। और y का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ -8 है, तो 1 का गुणा जब -8 से करेंगे तो यहाँ पे मुझे -8 मिलेगा। फिर अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं। फिर देखिए यहाँ -5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो -10 और ये माइनस मिल करके गुणा करके प्लस कर देगा 10। अब हमें y लिखना है तो y के पद को मुझे ढक लेना है ऐसे और हमें उल्टा चलना है। देखिए 3 का गुणा हम -5 से करेंगे तो 3 का गुणा -5 से करेंगे तो -15 हो जाएगा हमारा। फिर माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा -8 से करेंगे, 2 8 16 -16, तो यहाँ पे हो जाएगा +16 क्योंकि माइनस प्लस हुआ। अब मुझे 1 बटे लिखना है तो इसको मुझे ढक लेना है, सीधा चलना है। 2 दूनी 4 और -3 का गुणा 1 से करेंगे क्योंकि y का गुणांक 1 है, 3 1 9 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे मिल रहा है x बटे 2 y बटे 1 और 1 बटे 1। तो x बराबर क्या मिला मुझे? 2 1 9 2, 2 बटे 1 यानी कि x बराबर 2 मिल गया और y बराबर 1 1 9 1 बटे 1 यानी कि 1 मिल गया। तो x का मान 2 और y का मान 1 हमें प्राप्त हो गया। तो इसे कहते हैं वज्र गुणन विधि से हल करना। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका 3x - 5y - 20 = 0 और 6x - 10y - 40 = 0 करेंगे। तो यहाँ जब इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इसमें मिलेगा आपको। जब ये मिलेगा तो आप कहेंगे कि इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि देखिए अगर ये कंडीशन मिल रही है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो यहीं पर इसको हमें लिख करके छोड़ देना होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि कोई हल नहीं होगा तो भी मैंने छोड़ दिया। मुझे वज्र गुणन विधि कब लगानी है? जब इसके अद्वितीय हल होंगे यानी एक हल होंगे तब। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेंगे और इसमें देखेंगे तो आपका अद्वितीय हल होगा और वज्र गुणन विधि लगानी होगी। चौथे क्वेश्चन को हल करना होगा। प्रश्न नंबर 2 है, 2 का पहला खंड, इसमें 2 खंड दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 में a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया था उसमें पता करना था कि अपरिमित हल होंगे या क्या होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2x धन 3y - 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारा बनेगा a - b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई, और इधर इसको लाएंगे जब तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मिलेगी और b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7। ऐसे ही a2 की जो वैल्यू होगी दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो a माइनस b होगी, b2 की वैल्यू होगी a प्लस b होगी और जो c2 की वैल्यू होगी वो -3a प्लस b माइनस 2 होगी। चूँकि कह रहे हैं कि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो चूँकि इसके
अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। तो a1/a2 b1/v2 बराबर c1/c2 कर लेंगे। a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2 क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम 2/a-b और यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 है, 3/a+b और -7/-3a+b-2। तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जब हम एक समीकरण बनाएंगे, इनको साथ में लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3a का गुणा 2 से करेंगे तो 6a धन 2b क्योंकि 2 का गुणा v से, 2 दूनी 4 -4, 7 का गुणा a से करेंगे 7a -7b हो जाएगा। अब जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 6a में से 7a निकलेगा तो -a बचेगा और धन 2b है और ये 7 भी इधर आएगा तो 7 और 2 9b हो जाएगा और बराबर इसको हम 4 कर लेंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से हम जब इनको देखेंगे तो 3 का गुणा 3 त्रिक 9a हो जाएगा, 3b होगा और 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 का गुणा v से 3b, 3 दूनी 6 -6, 7 को a से करेंगे तो 7a धन 7b। अब 9a में से जब 7a घटाएंगे तो 2a बचेगा और 3b में से जब 7b घटाएंगे तो आपका 4b माइनस में बचेगा और 6 को इधर ले आएंगे तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में। अच्छा 2 से इसको गुणा भाग भी कर सकते हैं क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो a - 2b और बराबर यहाँ पे 3 होगा। इसको समीकरण हम 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 को हल करके ab का मान ज्ञात करेंगे। तो देखें समीकरण 3 तथा 4 से 3 और 4 से बात करें तो -a प्लस 9b बराबर 4 और ये -2b बराबर 3। तो यहाँ पे b हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 9b में से 2b निकलेगा तो 7b बचेगा और 4 3 7। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें आप तो b का मान आपको 1 मिलेगा क्योंकि 7/7 करेंगे b का मान। अब b का मान 1 मिल गया तो हमें क्या करना है, b का मान उठा के समीकरण 3 में या 4 में रख देना है। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से a का मान मिलेगा तो ये आपका हो गया -a प्लस 9b है तो b का मान 1 है, 9 × 9 बराबर 4 तो -a बराबर 4 - 9 यानी कि -5 माइनस ये बराबर तो ये बराबर हमें 5 मिल जाएगा। तो a का मान 5 और b का मान 1 मिल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें दूसरे का दूसरा क्वेश्चन के किस मान के लिए निम्न से रेखीय समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके का दिया हुआ है, लिख सकते हैं 3x धन y -1 बराबर 0। दूसरा बनेगा यहाँ पे 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y और -2k + 1 बराबर 0। यहाँ पे अगर तुलना हम करते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1। ऐसे ही a2 बराबर आपका होगा 2k - 1, b2 बराबर आपका हो जाएगा k - 1 और c2 बराबर मिलेगा -2k + 1। चूँकि दिया हुआ इसमें कि इसका कोई हल नहीं होगा, चूँकि इसका कोई हल नहीं है, तो जब इसका कोई हल नहीं है तो a1/a2 ≠ v1/v2 हो जाएगा यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3 है और a2 की वैल्यू है 2k - 1 ≠ v1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू k - 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3k - 3 ≠ 2k - 1
ये इधर आएगा तो 3k माइनस 2k नॉट इक्वल टू -1 + 3, यानी k का मान जो है आपका वो 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ k के किस मान के लिए, तो k का मान 2 नहीं होना चाहिए और कोई भी मान यहाँ पे हो सकता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए। यानी एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और बीजगुणन विधि से भी हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे कि क्या है। तो इसमें सबसे पहला समीकरण आपका है 8x धन 5y बराबर 9, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपका है 3x धन 2y बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम जानते हैं किसी एक का मान हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो मान लीजिए हमने समीकरण 1 ले लिया यहाँ पे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। देखिए आप 8x बराबर क्या होगा, तो 8x बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 5y। 5y आपका यहाँ इधर जुड़ रहा है तो इधर आकर के घटेगा। तो x का मान अगर देखें तो क्या होगा 9 माइनस 5y और बटे में आ जाएगा आपका 8। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम इस x का जो मान हमें मिला हुआ है, x का मान, इस x के मान को यानी x का मान, चूँकि हमने समीकरण 1 लिया है तो हम समीकरण 2 में रखेंगे इसको। समीकरण 2 में रखने पर पिछली प्रश्नावली में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा है 3x, 3 गुणे x का मान है 9 माइनस 5y बटे 8, यानी x की जगह मैंने लिख दिया धन 2y बराबर 4, 9 त्रिक 27, 5 15y और 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16y इधर हो जाएगा और जो पूरे का बटा होगा आपका वो आ जाएगा 8 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे 27 और माइनस 15y प्लस 16y यानी कि प्लस y, क्योंकि 16 में से 15 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1y हो जाएगा और इधर 8 चौक 32 होगा। तो y का मान हो गया 32 माइनस 27 अर्थात यहाँ पे 5। जब हमें y का मान मिल गया तो हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 हमारा क्या है कि x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8, तो x बराबर 9 माइनस 5y की जगह पर लिखेंगे 5 बटे 8 करेंगे। 9 माइनस 25 बटे 8, अगर 9 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 16 बचेगा बटे 8, 8 एक 9 8, 8 दूनी 16 अर्थात -2। तो यहाँ पे हमें x का मान मिल गया -2 और y का मान मिल गया 5। तो हमें x y का मान प्राप्त हो गया। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसी प्रश्न को, जो हमारा प्रतिस्थापन विधि था, इसी प्रश्न को बीजगुणन विधि से भी हल करेंगे। तो इसको हम देखें बीजगुणन विधि कैसे लगाएंगे। तो बीजगुणन विधि से जब प्रश्नों को हम हल करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण को फिर से लिख लेते हैं। 8x धन 5y माइनस 9 बराबर 0 और दूसरा आपका है 3x धन 2y माइनस 4 बराबर 0। और जब ये विधि लगाते हैं तो आप जानते हैं x बटे मुझे लिखना होगा, y बटे मुझे लिखना होगा और 1 बटे लिखना होगा। अब जब x बटे करेंगे तो x के गुणांक को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए y का गुणांक 5 है यानी +5 है, -4 है, 5 चौक 20 -20 हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, 9 दूनी 18 -9 का 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 -18 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसे ही y लिखना होगा तो y के गुणांक को छोड़ना होगा और फिर उल्टा मुझे चलना है। पहले इसका ऐसे गुणा किए थे, अब हम इसका ऐसे गुणा करेंगे। 3 9 27 -27 -8 चौक 32 तो माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा। और जब 1 बटे लिखना होगा तो ये इसको छोड़ देंगे, सीधा चलेंगे। 8 दूनी 16 और 5 3 15। तो यहाँ पे मुझे मिल गया x बटे -2 y बटे 5 और 1 बटे 1। तो x बराबर मिल गया -2 और y बराबर मिल गया 5। तो ये विधि जो थी वो हमारी थी बीजगुणन विधि थी। तो बीजगुणन विधि से भी हल किया मैंने, तो x बराबर -2 y बराबर 5 मिला और
प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया तो x बराबर -2 y बराबर 5 मिला।